नमस्कार सभी को। कुछ दिन पहले हमने आयुर्संगम विद्यापीठ ऐसा ऐप और आयुर्संगम विद्यापीठ यूट्यूब पर चैनल बनाया है जिसको आप देख रहे हैं। इसमें हमने 3 सेक्शन बनाए हैं। 3 सेक्शन में हम यूजी आयुर्वेद बीएमएस के लिए, पीजी प्रिपरेशन के लिए और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जो जरूरी चीजें हैं उन पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर दीपक रघुवंशी है। मैं एमडी स्कॉलर पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद गवर्नमेंट कॉलेज में हूं और मैं आपको इस सेशन में क्लिनिकल क्लासेस के बारे में बताऊंगा और ईसीजी का क्लिनिकल एस्पेक्ट में बताऊंगा। ये बेसिक और सुपरफिशियल अपन पढ़ेंगे क्योंकि ईसीजी बहुत ज्यादा डिटेल है जिसे हम अनुभव से सीख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सुपरफिशियल एंड बेसिक चीजें आपको सिखा सकूं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे आयुर्वेद में किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले मंगलाचरण की परंपरा रही है, तो मैं इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले भगवान गणेश जी का वंदन करता हूं। ये हमारा काम जो है वो निर्विघ्न और अच्छी तरीके से चलता रहे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और भगवान गणेश का वंदन करने के बाद मैं भगवान धन्वंतरी का भी वंदन करता हूं। नमामि धन्वंतरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपद्यम् लोके जरारुक वह मृत्युनाशम धातारमीशम विविधौषधीनाम। चलिएगा, अब अपन ईसीजी के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। ईसीजी पढ़ने से पहले थोड़ा सा बस आप जनरली देख लीजिएगा, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको देख लेना है कि ईसीजी की हिस्ट्री कैसे चालू हुई या हिस्ट्री में किस किस साइंटिस्ट का कहां कहां पर नाम बस आता है। बस नाम मैं बताऊंगा, अगर उन्होंने कुछ इंपोर्टेंट काम किया है तो थोड़ा सा नाम बस मैं बताऊंगा आपको। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप आगे नेट पे सर्च कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास में अपन बहुत ज्यादा हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल अपन उनके नाम नाम देखते जाते हैं। चलिएगा, सबसे पहले अब बात करते हैं कि ईसीजी की जो परिकल्पना थी या ईसीजी का जो थॉट था या ईसीजी पे काम कब से चालू हुआ, तो 1775 में 1775 में ईसीजी के बारे में बातचीत चालू करी। पीटर क्रिश्चियन एविलगार्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने। उनके बाद 1786 में ल्यूगी गैल्वानी आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से इस पे काम किया। ठीक है, मसल कॉन्स्ट्रक्शन इन फ्रॉग लेग पर इन्होंने कुछ अपना रिसर्च किया। इसके बाद में 1873 पर कैपिलरी इलेक्ट्रोमीटर, ये जो था गैवरिल लिपमैन ने इस पे काम किया। ल्यूगी लिसियानी 1873 एंड 1873 में एल्फ्रेड लुइस गैल्विन ने जो है डेमोस्ट्रेट किया एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक इन ह्यूमन में एबी ब्लॉक कैसे होगा, इसको डेमोस्ट्रेट किया। 1887 में अगस्टस डी वॉलर ये आए और इन्होंने जो टर्म थी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो इंट्रोड्यूस की। 1893 में एक डच फिजिशियन थे, इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमारे लिए, ये बहुत इंपोर्टेंट साइंटिस्ट हैं क्योंकि इन्होंने ईसीजी में बहुत काम किया है, इसलिए हम इनको याद करते हैं। और 1893 में डच फिजिशियन एंड फिजियोलॉजिस्ट विलियम एंथोवन ने इंट्रोड्यूस द टर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया और इनकी मीटिंग थी डच मेडिकल एसोसिएशन के साथ में और इन्होंने टर्म दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसके बाद 1905 में एंथोवन ने और काम किए, है ना, जो लिपमैन का कैपिलरी इलेक्ट्रोमीटर था उस पे इन्होंने काम किया। फिर 1899 में कार्ल फ्रेडरिक वेंचीबेक आए। ये वेंचीबेक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे चलकर एवी कंडक्शन में जो प्रॉब्लम होंगी और ब्लॉकेज ऑफ एवी कंडक्शन
पर भी इन्होंने बात की, लेकिन इनका रिसर्च फ्रॉग पे था, है ना। और वेंचीबैक फिनोमिना भी हम इनके बेसिस पर देखेंगे। 1900 में एक फिर से इस पर एंथोवन ने ही काम किया और सबसे पहला टर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर इन्होंने कुछ लिखा। 1901 में फिर एंथोवन ने कुछ इन्वेंट्स किया। ठीक है भाई। स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर, जो आज के समय में जो ईसीजी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर का जो फंक्शन है इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर पर काम किया विलियम एंथोवन ने 1901 में। 1902 में एंथोवन ने सबसे पहले या सबसे पहला कहिएगा पब्लिश किया आर्टिकल ईसीजी के ऊपर, पब्लिश द फर्स्ट ईसीजी आर्टिकल। ठीक है भाई। इसके बाद 1906 में जॉन हे जॉन हे थे। ठीक है। उन्होंने अपना वर्क स्पेस स्टार्ट किया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जॉन हे के बाद में सर थॉमस लेविस 1913 में ये आए, इन्होंने अपना काम किया। ठीक है भाई। 1920 में क्यूटी इंटरवल करेक्शन हुआ, क्यूटीसी इंटरवल के बारे में बात किया। क्यूटीसी इंटरवल, आरआर इंटरवल, ये अपन पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो 1924 में वोल्डेमार मोवेज आए, ये इनका काम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वोल्डेमार मोवेज ने फर्दर क्लासिफाई किया सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक को। यहाँ पर एबी ब्लॉक, जो सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक है, वो मोवेज 1 एंड मोवेज 2, उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपोर्टेंट जो सन है ईसीजी के केस में, वो है 1924। इस 1924 में एंथोवन को अवार्ड मिला नोबेल प्राइज का, और नोबेल प्राइज था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में। और किस काम के लिए मिला? डिस्कवरी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और 1924 में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मैकेनिज्म बताने के लिए विलियम एंथोवन को 1924 में नोबेल प्राइज मिल गया। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 1930 में तीन साइंटिस्ट आए, वॉल्फ एल, पार्किंसन जे एंड व्हाइट पीडी। इन्होंने अपना काम चालू किया और पब्लिश किया 11 केस पर वंडल ब्रांच ब्लॉक विद शॉर्ट पीआर इंटरवल इन हेल्दी यंग पीपल प्रोन टू प्रॉक्सिमल टेकिकार्डिया। और इनके बाद इन्होंने और बहुत सारे काम किए, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम, यहां पर संटिंग होगी, ऐसे नोड से जो इंपल्स जनरेट हो रहा है वो केवल एवी नोड के थ्रू आगे ना जाकर जो आर्ट्रिया से डायरेक्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, संटिंग हो रही है, और वहां पर भी हम इसको देखेंगे, वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 1937 में नेल्सन कार्ड्स ने इस पे काम किया। 1947 में कुछ काम हुए। 1949 में जेफ हॉल्टर ने ईसीजी रेडियो ट्रांसमीटर विथ बैटरीज ऐसा करके कुछ काम किया। 1953 में जॉन जे ऑप्सन आए, ऑप्सन वेव के बारे में इन्होंने बताया। 1957 में भी कुछ कुछ सिंड्रोम और उनके ऊपर काम हुआ। 1967, 1976 एंड 77 में इज वेरी इंपोर्टेंट 1977 एप्सिलॉन वेव, इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी मिलेगी। अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 1996, 2005, 2018 एंड 2018 में हम इतना डेवलप करके आ गए ये कि हम स्मार्ट वॉच के द्वारा भी ईसीजी को निकालने लग गए, और हमने ऐसी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ईसीजी मशीन को इन्वेंट कर लिया 2018 के आते आते। और एप्पल वॉच भी हमने बना ली। एप्पल ने 4 लाख लगभग लोगों के ऊपर ऐसा रिसर्च किया। ठीक है भाई। आगे अपन बढ़ते हैं। तो देखिएगा पहले जो ईसीजी थी, ईसीजी की मशीन थी, वो लगभग लगभग इस टाइप की दिखती थी। विलियम एंथोवन है ये। इसके बाद देखिएगा कुछ आगे बढ़ते हुए कुछ और इन्वेंशन हुआ, और बढ़ते 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 और आज हम इतनी डिफरेंट टाइप की ईसीजी और इतनी छोटी सी ट्रांसपोर्टेबल ईसीजी मशीन बनाने के बाद इतना हमने इसमें डेवलपमेंट कर लिया है कि हम स्मार्ट वॉच से भी आज के समय में ईसीजी को देख सकते हैं। चलिएगा अब यहाँ से अपन ईसीजी की हिस्ट्री के बाद में ईसीजी में जो वेव ड्रॉ होती हैं, जो आपने नाम सुना होगा PQRST, वो कैसे ड्रॉ होती हैं और वो किस किस
हार्ट के एरिया से क्या क्या ड्रॉ होता है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आपको ईसीजी पढ़ने से पहले एक सेल का या मायोकार्डियम सेल का, हार्ट की जो सेल है उसका डिपोलराइजेशन कैसे होता है और उसका रिपोलराइजेशन कैसे होता है, ये आपको एक शॉर्ट जानकारी होना चाहिए। इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं एक मायोकार्डियम सेल बना देता हूं। ये आपकी है एक मायोकार्डियम सेल। मायोकार्डियम सेल जो रेस्ट फेज में रहती है, या जिसको कहें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या सामान्यतः ये नेगेटिवली चार्ज रहती है। अंदर की तरफ इसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है, जो होता है -90 मिली वोल्ट। तो हमारी जो सेल है वो सामान्यतः -90 मिली वोल्ट पर चार्ज रहती है या नेगेटिवली चार्ज रहती है। इसी को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट। और इस ड्यूरेशन में या इस समय कुछ सोडियम, कुछ कैल्शियम सेल के अंदर आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोडियम है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो आयन कैटायन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो 135 मिली इक्विवेलेंट से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होती है। ठीक है भाई। तो इस समय कुछ सोडियम और कुछ कैल्शियम अंदर आने लग गए, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस नेगेटिव होने लगता है। लेस नेगेटिव -80 -70, -90 से ये -80 हुआ, और -80 से ये -70 हुआ। और -70 जैसे ही होता है तो एक बहुत ही इंपोर्टेंट फिनोमिना चालू होता है, बहुत ही इंपोर्टेंट इवेंट चालू होता है। और यहां पर हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल चालू होने की वजह से सोडियम बहुत स्पीडली, जो पहले बहुत स्लो या थोड़ा सा ही अंदर आया था, वो बहुत स्पीडली अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज सेल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से न्यूट्रलाइज होने लगती है। और ये न्यूट्रलाइज होने की वजह से ये लेस नेगेटिव की तरफ ये बढ़ने लग जाता है। लेस नेगेटिव की तरफ जब ये चार्ज सेल का बढ़ता है तो ये -80 -70 -60 -50 40 30 और ये 0, और 0 के बाद में ये +10 हो जाता है। जैसे ही ये +10 होता है तो ये फिनोमिना आपका कहलाएगा, ये सेल का हो गया डिपोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि सेल जो नेगेटिव चार्ज थी वो पॉजिटिव चार्ज अंदर आने की वजह से डिपोलराइज हो गई, और ये सेल डिपोलराइज हो गई तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो डिपोलराइजेशन हो गया। और जैसे ही ये प्रोसेस हुई उसी समय आपके दो मुख्य इवेंट और चालू हो जाते हैं। आपके पोटेशियम और कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल चालू हो जाते हैं। डिपोलराइजेशन सेंसिटिव चैनल, डिपोलराइजेशन सेंसिटिव चैनल, कैल्शियम एंड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। ये डिपोलराइजेशन सेंसिटिव चैनल ओपन होने के कारण बाहर से कैल्शियम अंदर आने लगता है, और इसी ड्यूरेशन में या इससे थोड़ा सा पहले पोटेशियम बाहर जाने लगता है। पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से ये थोड़ा सा नीचे आता है, और जैसे ही 0 होता है, 0 पर ये पोटेशियम जो बाहर जा रहे होते हैं उसी समय कैल्शियम भी अंदर आने लगते हैं। और इस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो जो हमारा पोटेंशियल है वो इस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए
कांस्टेंट रहता है और इस ड्यूरेशन के बाद में ये कैल्शियम चैनल इनएक्टिव हो जाते हैं या लेस एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन लेकिन ये पोटेशियम चैनल और स्पीड से चालू हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, मोर एक्टिव हो जाते हैं और इस सेल के अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने लगता है और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है तो ये सेल फिर से नेगेटिव चार्ज की तरफ बढ़ने लगती है और -90 पर आ जाती है और इसी फिनोमिना को हम रिपोलराइजेशन कहते हैं। ये हो गया सेल का रिपोलराइजेशन और ये हो गया सेल का डिपोलराइजेशन। इस तरह एक सेल दूसरी सेल को मैसेज कन्वे करती है क्योंकि सेल के बीच में गैप जंक्शन होते हैं और एक सेल दूसरी सेल को गैप जंक्शन के द्वारा मैसेज ट्रांसफर करती है और ये मैसेज रिपोलराइजेशन 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 इस मेथड के थ्रू एक सेल से दूसरी सेल को मिलता रहता है और मायोकार्डियम ये पूरी तरीके से डिपोलराइज और डिपोलराइज के बाद रिपोलराइज होती है। ये मैंने पूरी आपको मायोकार्डियल एक्टिविटी या मायोकार्डियल सेल का डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन समझाया। अब आते हैं अपन इस पे ही हार्ट पर आ जाते हैं या अपन समझते हैं कि कौन सी हार्ट एक्टिविटी से हमारी ईसीजी की वेव ड्रॉ होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि हार्ट के किस हिस्से के डिपोलराइजेशन से कौन सी वेव बनेगी और रिपोलराइजेशन से कौन सी वेव बनेगी और किस हिस्से से कौन सी वेव ड्रॉ होगी। चलिए ये मैंने बनाया आपका ब्यूटीफुल हार्ट। ये है फाइब्रस एनुलस या इलेक्ट्रिक इनएक्टिव पार्ट। ये आपका राइट एट्रिया, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और यहां से इंपल्स जनरेट होगा। ये है आपकी एसए नोड। ऐसे नोड से जैसे ही इंपल्स जनरेट हुआ तो ऐसे नोड से ये इंपल्स आगे की तरफ जाएगा। डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, इसकी वजह से ये सिग्नल आगे की तरफ ऐसे चारों तरफ सेल में जाएगा और ये एट्रिया की सेल इस डायरेक्शन में डिपोलराइज होना चालू हो जाएंगी और इस डायरेक्शन में जब डिपोलराइजेशन होगा तो ये छोटे छोटे से वेक्टर इस डायरेक्शन में डिपोलराइजेशन को शो कर रहे हैं और अगर इनका मैं एक मेजर वेक्टर बनाऊं तो वो आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये एक मेजर वेक्टर बन गया डिपोलराइजेशन का। एट्रियल डिपोलराइजेशन का एक मेजर वेक्टर जो मिला वो हमें डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड मिला। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड हल्का सा राइट साइड में शिफ्ट रहता है और जब जो छोटे छोटे से वेक्टर जो बन रहे हैं इस डायरेक्शन में बनने के कारण इस का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। इसलिए एट्रियल डिपोलराइजेशन का जो वेक्टर था वो कैसा बना? डाउनवर्ड टू लेफ्टवर्ड। और इसी समय अगर मैं यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो गैल्वेनोमीटर का मैं एक टर्मिनल इधर जोड़ूंगा और एक टर्मिनल इधर जोड़ूंगा और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो वेक्टर है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रिक करंट या वेक्टर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा तो जो वेव है वो पॉजिटिव बनेगी और अगर यही वेक्टर ऐसा हो जाएगा यानी नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा तो उस समय जो वेव है वो नेगेटिव बनेगी। चलिएगा आगे अपन इसे और डिटेल में समझेंगे, अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो एट्रिया डिपोलराइजेशन का जो वेक्टर था वो नीचे डाउनवर्ड टू लेफ्टवर्ड बना और डाउनवर्ड टू लेफ्टवर्ड बना तो इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ और रिजल्टेंट वेक्टर की वजह से एक छोटी सी सिमेट्रिकल डोम शेप, आप वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल डोम शेप एक वेव बनेगी। आप कहेंगे कि ये वेव कैसे बनी? तो ईसीजी जो मशीन है वो सिंपल गैल्वेनोमीटर के फंक्शन पे काम करती है।
कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर फ्लक्चुएशन देगा, और वो फ्लक्चुएशन देगा तो हम उसको उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे। समझिएगा, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और इसका एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और यहां पर आपकी एक सेल होगी। ये सेल कौन सी है? मायोकार्डियल सेल। ये मायोकार्डियल सेल जब डिपोलराइज होगी, जब डिपोलराइज होगी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि जब भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां पर एक करंट फ्लो होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो मूव करेगी, और जैसे ही मूव करेगी तो इस सुई की नोक पर हम एक इंक लगा देंगे और पेपर को आगे खींच लेंगे, और जैसे ही पेपर को आगे खींचेंगे तो हमको एक वेव ड्रॉ होगी, यानी कि एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से एक वेव डॉम शेप, एक सिमेट्रिकल वेव मिली, जिसको हमने पी नाम दिया। और ये कैसे मिली हमको? एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से मिली। तो एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से हमको एक डॉम शेप सिमेट्रिकल वेव मिल रही है, जिसको हमने नाम दिया पी वेव। आप लोग यहीं पे इसको याद रखिएगा कि इस पी वेव का जो हाफ, इनिशियल हाफ जो हिस्सा है वो राइट एट्रिया की एक्टिविटी को शो करता है, और लेफ्ट जो हाफ हिस्सा है या बाद का जो हाफ हिस्सा है वो लेफ्ट ऑरिकल के एक्टिविटी को शो करता है, यानी कि ये दोनों एट्रिया के डिपोलराइजेशन से जो पी वेव बनी है उसका इनिशियल हाफ फेज राइट एट्रिया की एक्टिविटी को शो करेगा, और बाद का हाफ फेज लेफ्ट एट्रिया की एक्टिविटी को शो करेगा। इन दोनों की एक्टिविटी से हमको एक सिमेट्रिकल डोम शेप एक वेव मिली है, जिसका हमने नाम दिया पी वेव। अब आप लोग समझदार हैं। अगर इनिशियल फेज में आपको कोई एबनॉर्मलिटी पी वेव में दिख रही है तो राइट आर्टिया में कोई गड़बड़ होगी, और अगर आपको बाद के हाफ फेज में कोई दिक्कत दिख रही है तो लेफ्ट आरिकल में कोई गड़बड़ होगी। चलिएगा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। एट्रियल डिपोलराइजेशन से एक डॉम शेप सिमेट्रिकल वेव मिल गई पी वेव। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इस कंडक्शन के बाद में ये सारे के सारे जो इंपल्स हैं वो ये फाइब्रस कोट से टकरा कर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये फाइब्रस एनुलस इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव होता है। यहाँ पर केवल इनके सिग्नल को रिसीव करने के लिए एबी नोड होती है, एकमात्र इलेक्ट्रिकल विंडो होती है जिसे हम एबी नोड कहेंगे, और ये इंपल्स को रिसीव करती है। जैसे ही एवी नोट को इंपल्स मिलता है और वो आगे बढ़ने लगता है, वही प्रोसेस डिपोलराइजेशन के थ्रू। लेकिन अगर हम एवी नोट की हिस्टोपैथोलॉजी देखें, इसका सेल कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो इसकी जो सेल है वो बहुत ही ज्यादा हैफेजेड पड़ी हुई होती हैं। इसके कारण इनका जो गैप जंक्शन है एक सेल से दूसरे सेल का, थोड़ा सा वीक होता है, जिसके कारण ये सेल इस डायरेक्शन में डिपोलराइज हुई, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जीरो बनता है, या इनका रिजल्टेंट वेक्टर बन ही नहीं पाता। इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक लोहे का टुकड़ा जिसमें हर एटम का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन एक एटम का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक का इस डायरेक्शन में, एक का इस डायरेक्शन में, एक का इस डायरेक्शन में, यानी कि ये अइया बइया डला रहता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर इस लोहे के टुकड़े को मैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख लूं, तो ये अरेंज हो जाएंगे, और ये लोहे का टुकड़ा भी क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा, और इनका एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा। इस एग्जाम्पल से ही आप समझिएगा कि जो हमारा एबी नोड है उसका भी रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बन रहा है, क्योंकि जो इसकी अंदर की जो सेल है उनका जो डिपोलराइजेशन का जो वेक्टर है वो अइया बइया डला हुआ है।
आड़ा टेढ़ा डला हुआ है, इसकी वजह से इसका रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बन रहा है, और रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बन रहा है तो हमारा गैल्वेनोमीटर इसकी रीडिंग को नोट नहीं कर पा रहा है, और गैल्वेनोमीटर इसकी रीडिंग को नोट नहीं कर पाएगा तो हमको एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन मिलेगी। और वो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन हमको इसलिए मिली क्योंकि हमारा जो गैल्वेनोमीटर था वो गैल्वेनोमीटर इस रीडिंग को नोट नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कंडक्शन नहीं हो रहा है, कंडक्शन तो हो रहा था, लेकिन जो कंडक्शन का जो डायरेक्शन है वो नेट डायरेक्शन जीरो हो गया, नेट करंट जीरो हो गया, नेट वेक्टर जीरो हो गया, इसलिए हमको एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिली। आगे उसको हम क्लासिफाई इंटरवल में करेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो पीआर इंटरवल है या पीआर सेगमेंट है, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी इतना कि एवी नोड में कंडक्शन के कारण हमको एक सेगमेंट मिला, और वो सेगमेंट आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के फॉर्म में मिला। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वेक्टर था या जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो जीरो आ रहा था। रिजल्टेंट वेक्टर जीरो होने की वजह से जो हमारा गैल्वेनोमीटर था वो रीडिंग नोट नहीं कर पा रहा था, और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग नोट ना कर पाने की वजह से हमको एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन मिली। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जैसे ही एवी नोड से आगे इंपल्स गया तो यहां पर हमको मिलेंगे पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिस। और पुरकिंजे फाइबर या बंडल ऑफ हिस का जब हम सेल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे या उसकी एनाटॉमी हिस्टोपैथोलॉजी को समझेंगे तो वहां पर हमको रेक्टेंगुलर सेल्स बहुत ही अच्छे से अरेंज मिलेंगी, और इनमें बहुत हैवी टाइटली गैप जंक्शन के कारण ये अपने मैसेज को बहुत ही फास्ट एक दूसरे को कन्वे करती हैं, और ये रिजल्टेंट वेक्टर बहुत ही फास्ट बनता है। ऐसा लगता है कि इनकी जो सेल जो बनी है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए ही बनी है, यानी कि इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो करंट को फ्लो करने के लिए बना है, तो यहाँ पर करंट बहुत तेजी से फ्लो होगा। अब अपन देखते हैं कि कैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक इंटरवेंट्रिकल सेप्टा होता है, और इंटरवेंट्रिकल सेप्टा में यहाँ से इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है या यहीं पर इलेक्ट्रिक सेंसिटिव सेल्स होती हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेंसिटिव सेल होने के कारण इसका डिपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में चालू होता है, और इनका ये डायरेक्शन में होने के कारण अगर मैं इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालूं तो वो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में बनता है। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में हुआ, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो ऐसा लगेगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा और पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, और ये जो वेक्टर है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, इसलिए इसकी एक नेगेटिव वेव बनेगी, स्मॉल नेगेटिव वेव बनेगी, फर्स्ट स्मॉल नेगेटिव वेव बनेगी, और वो है क्यू वेव। इसको हमने नाम दिया क्यू वेव, और क्यू वेव जो हमारी बनी वो बनी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन की वजह से। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन की वजह से हमको फर्स्ट नेगेटिव एक स्मॉल वेव बनी जिसको हमने क्यू वेव नाम दिया। चलिएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन के बाद में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन के बाद में मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन चालू होता है, और मेजर पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में डिपोलराइजेशन चालू होता है। और आप सभी को अंडरस्टूड है कि राइट वेंट्रिकल की तुलना में लेफ्ट वेंट्रिकल की बॉल मोटी होती है, ज्यादा मस्कुलर होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे हार्ट में, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो मोटी होती है, मस्कुलर होती है, और सीधी सी बात है मस्कुलरिटी ज्यादा होने की वजह से
लेफ्ट वेंट्रिकल का रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा बनेगा और राइट का रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा बनेगा। राइट का रिजल्टेंट वेक्टर छोटा बनेगा और लेफ्ट का रिजल्टेंट वेक्टर बड़ा बनेगा, क्योंकि वहां की मस्कुलरिटी ज्यादा है, वहां की मसल्स या सेल्स ज्यादा हैं, और सेल्स ज्यादा होंगी तो वहां का वेक्टर ज्यादा बनेगा, राइट का वेक्टर कम बनेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं निकालूं तो वो थोड़ा सा लेफ्ट की साइड डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड होगा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये फिर से मैं गैल्वेनोमीटर जोड़ूंगा तो ये पॉजिटिव की तरफ होगा और फिर हमको पॉजिटिव वेव मिलेगी जिसको हम नाम देंगे आर वेव, जिसको हम नाम देंगे आर वेव। और आर वेव किसकी वजह से ड्रॉ हुई है? मेजर पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से। ये थोड़ी सी लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा मोर मस्कुलर, ज्यादा मस्कुलर होता है, उसकी वजह से जो वेक्टर था स्लाइटली लेफ्ट डाउनवर्ड हो गया, लेफ्ट की तरफ खिसक गया, इसलिए हमारा जो आर वेव है वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव वेव की वजह से या पॉजिटिव बनी है वो किस फिनोमिना के लिए की वजह से बनी है? मेजर पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। मेजर पार्ट ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन के बाद में बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइज होना चालू होता है, और बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइज होता है इस डायरेक्शन में, और इसका वेक्टर बनता है इस डायरेक्शन में, और लेफ्ट का बनता है इस डायरेक्शन में, और इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकाला जाए तो वो बनेगा इस डायरेक्शन में, जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है तो फिर एक सेकेंड नेगेटिव वेव हमको मिलेगी बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की वजह से, और जिसको हम नाम देंगे एस। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिल गया, और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमको मिला वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की वजह से। यानी कि वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की वजह से हमको तीन वेव मिली, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव। क्यू वेव जो बनी वो बनी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन की वजह से, आर वेव मिली मेजर पार्ट ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की वजह से, और एस वेव मिली बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की वजह से। और वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की वजह से हमको पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स मिला जिसको हमने नाम दिया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ये सेल ये पूरी की पूरी इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन तक जैसे ही डिपोलराइज हुई, और डिपोलराइज होने के बाद में ये वाली सेल जो पहले डिपोलराइज हुई थी ये रिपोलराइजेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में होगा तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। तो डिपोलराइजेशन के बाद में रिपोलराइजेशन की वजह से जो वेव बनेगी वो भी पॉजिटिव बनेगी, लेकिन डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बीच में जो टाइम गैप होता है उस टाइम गैप के कारण हमारा गैल्वेनोमीटर कोई करंट या कोई फ्लक्चुएशन शो नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो गैल्वेनोमीटर करंट फ्लक्चुएशन शो नहीं करेगा, इसलिए फिर हमको एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिलेगी जिसको हम बाद में एसटी सेगमेंट या जे पॉइंट के बाद उसको एसटी सेगमेंट में क्लासिफाई करेंगे। आप लोग अभी बस इतना से याद रखिए कि डिपोलराइजेशन के बाद में रिपोलराइजेशन के बीच में जो टाइम गैप है उसकी वजह से हमको एक सेकेंड आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिलेगी। इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के बाद में वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन चालू होगा, और वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड होगा। उसकी वजह से फिर हमको एक पॉजिटिव वेव मिलेगी, और वो पॉजिटिव वेव एसिमेट्रिकल होगी, सिमेट्रिकल नहीं होगी। सिमेट्रिकल होने के कारण हमको उसका पैटर्न ऐसा मिलेगा, लेकिन वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो हम उसका नाम देंगे टी वेव। और टी वेव हमको मिली है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन की वजह से। फिर से मैं पूरी पीक्यूआरएसटी को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। टी वेव मिली हमको एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से। फर्स्ट पॉजिटिव वेव डॉम सेव सिमेट्रिकल वेव है, इसका आधा हिस्सा राइट ऑरिकल को और आधा हिस्सा लेफ्ट ऑरिकल को राइट एंड लेफ्ट को शो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉजिटिव
पी वेव है जो एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से मिली है। इसके बाद में हमको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की वजह से, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की वजह से। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हम फर्दर डिवाइड करें क्यू वेव, आर वेव, एस वेव में, तो क्यू वेव हमें मिला इंटरवेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से, आर वेव हमको मिली मेजर पार्ट ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की वजह से, और एस वेव हमको मिली क्या, किसकी वजह से मिली, बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की वजह से। फिर हमको एक टाइम गैप लगा जिसकी वजह से आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिली, और फिर वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन की वजह से, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन की वजह से, फिर डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड वेक्टर की वजह से हमको एक पॉजिटिव एसिमेट्रिकल वेव मिली जिसको हमने टी वेव नाम दिया। और इस प्रकार हमारा पूरा पी क्यू आर एस टी ये वेव पूरी की पूरी बन गई, पूरी पी क्यू आर एस टी वेव बन गई हैं। पूरा पी क्यू आर एस टी का आपका वेव फॉर्म हो गया है। कैसे गैल्वेनोमीटर से बना ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आगे की क्लास में अपन पी वेव एंड पी वेव की पैथोलॉजी पढ़ने से पहले हार्ट रेट, रिदम, एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। आगे के लेक्चर में मैं आपको हार्ट रेट निकालने के तीनों मेथड बताऊंगा। उसके बाद रिदम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। रिदम के बाद अपन एक्सिस की बात करेंगे। और इन सब से भी पहले अपन लीड का क्लासिफिकेशन एंड लीड का एनालिसिस पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके कमेंट वैल्यूएबल हैं, हमको मोटिवेट करेंगे आगे पढ़ाने के लिए। और आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने जो भी क्लासमेट हैं उनको इसे शेयर करें। आप सभी को नमस्कार।